Hello, friends. Warm welcome to the next edition, or you can say the next lecture, where we try to understand general studies and also certain aspects of different optional subjects from the perspective of contemporary general studies and contemporary general knowledge reflected through important publications of newspapers, so that we get the best of our understanding and we create our own ecosystem. क्योंकि अपने इकोसिस्टम के बहुत फायदे हैं, आपको उसको रटना नहीं पड़ता, वो आपका अपना इकोसिस्टम होता है। 200 पेज खुद के बनाए हुए, खुद के समझे हुए आप 1 घंटे में कर सकते हो, लेकिन आप 500 पेज का कोई फर्रा या 500 पेज का सो कॉल्ड कोई पीडीएफ या सो कॉल्ड कोई काली पीली नीली हरी किताब आप नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने नोट्स कैसे तैयार करेंगे, आप अपनी सोच कैसे तैयार करेंगे, वही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। आपको एक बार सोचने का तरीका समझ में आ गया, आपने एक बार सोचने का तरीका प्रैक्टिस किया, आपने उसको सीख लिया, उसके बाद आप कोई भी किताब मिनटों में कर सकते हो। तो ये है उसका सिर्फ एक इंडिकेशन। सो वेलकम टू अंसरकारी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, हम उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो डू गेट बैक टू अस। तो मैं पहले न्यूज़पेपर आज उठाता हूँ, पहला क्वेश्चन आज उठाता हूँ। आज हम बैक साइड से करेंगे, हम पीछे से आगे जाएंगे और हम देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए एक पूरा पेज होता है स्पोर्ट्स के लिए, तो इसलिए हम भी स्पोर्ट्स की बात पहले कर रहे हैं। 6 झारखंड की गर्ल्स, दे आर एट द हार्ट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप टीम फॉर फुटबॉल। फुटबॉल जो अंडर 18 होने वाला है, फीफा सॉरी अंडर 17 फीफा जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, उसमें 6 झारखंड की गर्ल्स हैं। तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि वो सभी अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन से, अपने स्टेमिना और अपने डिसिप्लिन से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल आस्ताम ओरान एक ऐसे गांव में पली बढ़ी जो कि गांव पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटा हुआ है, ना कोई फोन है, ना कोई बिजली है, और उनके पिता माता जो है फील्ड्स में काम करते हैं और सारे साल भर पूरे महीने डेली वेजेस के अलावा कोई काम करने को नहीं। फिर भी वो फील्ड में उन्होंने लेबरर्स की तरह काम किया, पेरेंट्स का सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। सो दे आर द gems, they are the role models of real India, future India. So this is one example I wanted to give you to start with the newspaper. Similarly, आजकल राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा आ रहा है बार बार इन्वेस्ट इन राजस्थान, तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ऐसे ही सोचना है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो हर स्टेट है, तो राजस्थान ही क्यों? अब जैसे ये कह रहे हैं कि एमओयू 40% ऑफ एमओयूज इम्प्लीमेंटेड, तो कहने का मतलब ये कि एमओयू हर राज्य बहुत सारे साइन तो कर लेता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो आपको ये सोचना है ऐसा क्या है भाई? बहुत सारे आपने एमओयू तो साइन कर लिए, लेकिन आपने लेटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट होते हैं वो तो नहीं हुए। वो क्यों नहीं हो पाते? सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकती है एक राज्य के अंदर, और कितनी हो सकती है? वो लगातार है कि वो इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है कि इंडस्ट्रीज में है कि सर्विसेज में है? ये किसी भी राज्य के लिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का यहाँ पे एग्जाम्पल है, साथ में सीआईआई उनके साथ काम कर रही है, तो हर राज्य का ऐसा कुछ ना कुछ है। तो आपको उसके फैक्ट्स देखने हैं कि हर राज्य का एक सिस्टम अलग है, हर राज्य का डोमेन अलग है, हर राज्य की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड इवन प्राइमरी एग्रीकल्चर की पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल एकदम अलग सिस्टम है। कमिंग बैक टू अदर आइटम्स, तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर यूएस ने, मतलब आई मीन टू से यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सेफ्टी लॉ दे हैव पास्ड। दैट मीन्स जिसको उन्होंने डिजिटल सर्विसेज एक्ट कहा है, तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट हैव बीन पास्ड फॉर गूगल, मेटा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, और उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है देयर मस्ट बी अ बेटर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर द यूजर्स। उनका डेटा प्रोटेक्शन हो, कौन से एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, कौन से एडवर्टीजमेंट्स रीजनेबल हैं जो आने चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए ये आया आपका डिजिटल सर्विसेज एक्ट। लेकिन डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंदर जो है वो कंटेंट जो इलीगल है, वो कंटेंट जो नहीं होना चाहिए, उसको हटाने की डायरेक्ट बात की गई है कि इट मस्ट बी रिमूव्ड। सो दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, वीएलओपी वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स। वीएलओपी, वीएलओएसई, वीएलओएसई में जैसे गूगल आ जाएगा। तो स्ट्रिंजेंट जो ये रिक्वायरमेंट आई हैं, इससे जो है उनके ऊपर सर्विलेंस का फायदा होगा और उनके ऊपर कंट्रोल भी लाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सिस्टमिक सिस्टमिक रिस्क
जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। सो अगर इसको कंपेयर आप इंडिया से करते हो तो इंडिया में क्या है इसके रिजल्ट में आज की डेट में, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इंडिया इज कमिंग अप विद, इंडिया जो है इट इज गोइंग टू चेंज इट्स आईटी रूल्स 2020, बट देन राइट नाउ अभी जो है आपका, जैसा मैंने कहा अभी आपका है टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और आईटी रूल्स मेटा के लिए हैं, ट्विटर के लिए हैं। तो उसके अंदर जो इंडिया ने अभी किया, देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ की पर्सनल है जो लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वेस्ट को या यूजर की ग्रीवेंसेस को हैंडल करेगा, आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा हु इज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ एनी मैसेज ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स की हमने बात की है अभी आईटी इंडिया में, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आईटी रूल्स की। और इंडिया के अंदर सोशल मीडिया कंपनीज को ये भी कहा गया है कि यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ओरिजिनेटर पता कीजिए किसी मैसेज का। जैसे फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने एक बहुत ही लंबा कैंपेन चलाया था अगेंस्ट र्यूमर्स कि आप र्यूमर्स पे मत जाइए। फॉरवर्ड भी इंडिया में लिमिटेड है, अब बहुत सारे फॉरवर्ड और बहुत सारी बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक सिस्टमेटिक इन्होंने एक मुझे कहना चाहिए प्रोसीजर बनाया। तो आईटी मिनिस्ट्री इट हैज़ बीन इन्वॉल्व, इसीलिए उन्होंने जीएसी यानी ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज बनाई जो कि रिवोक करेंगी और रिव्यू करेंगी क्या कंटेंट है। लेकिन अभी तक जो है एंड इंक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है कि हमें नहीं पता, आप प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते, उसके लिए अभी भी वो अपनी जगह है और वो आगे भी रहेगा एज फार एज वी अंडरस्टैंड। सिमिलरली गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ ओपीईसी, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये कौन कौन सी है, ओईपीसी प्लस कौन कौन सी है, और ओईपीसी प्लस चाहती क्या है। अगर ओईपीसी प्लस चाहती हैं कि हम डेली ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर दें, तो यूएस उसको प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि वो इसीलिए डेली प्रोडक्शन को कम करने की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा दाम उठ जाएंगे। पर यूएस का कहना है भाई तुम इसको मत करो, प्रोडक्शन मस्ट नॉट बी कर्टेल। अगर तुम प्रोडक्शन कर्टेल करोगे तो आई वी हैव टू रेज द लेवल ऑफ वी हैव टू रेज द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी। सो दोनों का अपना अपना है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लीज डू चेक ओपीईसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, प्लीज डू चेक ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्लीज डू चेक कि ओपीईसी जो है वो इंडिया से कैसे उसका रिलेशन है। तो दैट इज हाउ वी हैव टू सी, मोर देन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मूविंग फर्दर एंड टेकिंग अप another ethical issue, another ethical idea, or you can say an idea which you can use in essay and also in ethics somewhere, और अगर आप जनरल भी सोचना चाहिए आपको कि जो फूड हम वेस्ट करते हैं, जो होटल्स में फूड वेस्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फूड की जो हमारे साथ लेबल लिखा हुआ आता है कि बेस्ट बिफोर मे 2020, बेस्ट बिफोर मे 2029, बेस्ट बिफोर 21। तो एक तो होता है बेस्ट बिफोर और एक होती है एक्सपायरी डेट। डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, वो बात समझे मानी, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बेस्ट बिफोर लिखा होता है। तो बेस्ट बिफोर इट इज बिलीव्ड एंड इट इज नाउ identified and it is also practiced and it is also promoted by यूएस अथॉरिटीज, यूएस इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की वो बेस्ट बिफोर का लेबल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बेस्ट बिफोर का लेबल आपको ये महसूस कराता है कि चीज अनफिट हो चुकी है और आप उसको फेंक देते हो, जबकि उसका सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, इट इज फिट टू कंजम्पशन। तो अगर आप देखेंगे तो 17% जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है, 17% ग्लोबल फूड प्रोडक्शन हर साल वेस्ट होती है। इसका मतलब क्या वेस्ट हुआ, इसका मतलब वाटर वेस्ट हुआ, इसका मतलब लैंड वेस्ट हुई, इसका मतलब लेबर वेस्ट हुई, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस 17% उस वजह से बढ़ी। यानी 17% अनवांटेड फूड हर साल जो है वो लैंडफिल में जा रहा है, कबाड़े में जा रहा है, कचरे में जा रहा है। सो लार्ज पोर्शन इसका जो है वो कस्टमर के साइज के हिसाब से पोर्शन नहीं होता, आपको ज़्यादा खाना है कब मिला, कम खाना है ज़्यादा मिला, ये सारे चक्कर रहते हैं। दूसरा इम्परफेक्ट होता है प्रोड्यूस, मतलब सही नहीं बना। लेकिन 7% जो फूड है यूएस की अगर हम बात करें तो बेस्ट बिफोर लेबल के कारण ही फेंक दिया जाता है। इंडिया का सोचिए क्या बुरा हाल है। आप शादियों में जाते हैं, आप पार्टीज में जाते हैं, कितना सारा भर लेते हैं, फिर उसको फेंकते रहते हैं। एक थाली की जगह 4 थाली होती है तो बनता भी उसी हिसाब से। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस इज ऑल्सो ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी टू सर्व। अगर आप सोसाइटी को रियली सर्व करना चाहते हैं वॉलंटरी एफर्ट से, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शंस वेयर यू कैन वर्क फॉर द सोसाइटी विदाउट एक्टिंग ओवर स्मार्ट। अपने ही खाने का सोच लीजिए, आप एप्पल खरीद के लाते हैं, खराब मत होने दीजिए। आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं उतना ही खाइए जितना जरूरी। लेकिन अगर मैं ये सब बताऊंगा, ये सब करेंगे तो लाइफ का ग्लैमर ही खत्म हो जाता है, और बिना ग्लैमर के जीना बड़ा मुश्किल है, खासकर जब तक आप
सुपरफिशियल जिंदगी जीते हैं। सो दिस फोटोग्राफ शोज दैट ओनली। ये फोटोग्राफ दिखा रहा है कि ईरान में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में ये म्यूरल बनाए गए हैं फ्रांस में, और पेरिस की टनल में जो ये दिखा रहे हैं तो वहाँ पे लेडीज, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ऑस्कर विनर्स, वो अपने बालों को ऐसे काट के दिखा रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट का एक साइन है। ईरान तो ऑलरेडी कह रहा है कि सारा प्रोटेस्ट जो जो ईरान में हो रहा है वो यूएस का फ्यूल्ड है, इसराइल का फ्यूल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्यूल्ड है। क्या आपको लगता है कि कोई भी अपने देश के लिए ऐसा करेगा? अथॉरिटीज जो कह रही हैं क्या वो वाकई सच है? आप सोचिए, हिजाब, मैंडेटरी हिजाब के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या ईरानी जो जनता है, ईरानी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो वाकई देशद्रोही हैं या फिर कुछ और है? जस्ट सोचिए, आपको हो सकता है एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा समझ में आए। लेट्स कम टू जनरल स्टडीज पेपर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एंड ए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कि कॉलेजियम काम करता कैसे है, कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या। हमने पहले भी बात की थी कॉलेजियम पे, क्योंकि 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ही इज एक्चुअली नॉट एबल टू डिस्कस विद अदर मेंबर्स, बट ही हैज गिवन इन राइटिंग एंड दैट इज वाई उसको सर्कुलेट किया। तो अदर जजेस ने कहा कि भाई सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा, फेस टू फेस ही बात होगी, बाकी कोई मेरिट, आपकी बात में मेरिट है लेकिन हम फिर भी फेस टू फेस ही करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? नहीं है। क्या कन्वेंशन है? तो कॉलेजियम सिस्टम हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। 4 और जजेस भी होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस ही कॉलेजियम बनाएंगे, और वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वही नाम जाएगा। ट्रांसफर को भी वही करेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें लिमिटेड है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के थ्रू बोल सकती है भाई ये नाम ठीक नहीं है, इसको रोकिए। गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकती है, क्लैरिफिकेशन भी मांग सकती है कॉलेजियम से, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा वही नाम भेज देगा, गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम, भले ही रोक के करे। गवर्नमेंट डिले कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती बहुत लंबे समय तक। तो आर्टिकल 124 सेकंड क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 दोनों कहते हैं हाउ टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट होगा, 271 हाई कोर्ट होगा। अपॉइंटमेंट जो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। अब लिखा क्या हुआ है? प्रेसिडेंट हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेशंस, president is required to hold consultations with such judges of the supreme court and the high court as he may think is needed। जहां जरूरत है वहां वो कंसल्टेशन होल्ड करेगा। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, यानी चीफ जस्टिस के अलावा जिस भी जजेस को अपॉइंट करना है उनके लिए उसको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो कॉलेजियम सिस्टम है इट इज इवॉल्व विद द पीरियड ऑफ टाइम। सीरीज ऑफ जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें कहते हैं हम जजेस केस। पहला आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं एसपी गुप्ता केस या फर्स्ट जजेस केस। 1981 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेसी ऑफ सीजीआई वाज नॉट रियली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई सीजीआई सबसे पहला है, सब में पहला, ऐसा कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है आर्टिकल 124 और 217 में कंकरेंस नहीं है, उसका मतलब कि भाई जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं या जो चीफ जस्टिस बोल रहा है उसको प्रेसिडेंट माने ही, ये कंकरेंस जरूरी नहीं है। आप इसको देखोगे देयरफॉर प्रेसिडेंट विल कंसल्ट दीज फंक्शनरीज, बट उसके डिसीजन को इनसे कंकर करना जरूरी नहीं है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं और आपने कहा भैया ये तीसरा नाम जाएगा और मैं सीजेआई हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है सर कोई बात नहीं, तो आपकी मान ली जाएगी। ऐसा कहा फर्स्ट जजिस केस ने। तो अगले 12 साल तक ऐसे ही होता रहा, 1981 से 1993 तक। बट इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, एडवोकेट्स, ये नाम बिल्कुल एकदम केस आपको रटा होना चाहिए, नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। 1993 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न करके वो लेके आ गए आपके एसपी गुप्ता जो केस था उसको ओवरटर्न कर दिया, और एक सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। यहाँ पर प्राइमेसी दे दी गई, सीजीआई को प्राइमेसी दे दी गई इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स, एंड जो टर्म कंसल्टेशन का मतलब यहाँ ये है, इट इज नॉट डिमिनिशिंग द रोल ऑफ सीजीआई। इस वर्डिक्ट की वजह से क्या हुआ? रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द सीजीआई इन कंसल्टेशन विद द टू ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस। ये लेकिन बोला कि एग्जीक्यूटिव पूछ सकता है कॉलेजियम से कि भाई रिकंसीडर कर लो मैटर को, लेकिन अगर कॉलेजियम रिटरेट करेगा देन देयर इज नो आउट फॉर द एग्जीक्यूटिव, और वो होना ही पड़ेगा। फिर आया 1998 में थर्ड जजेस केस,
प्रेसिडेंट के आर नारायण ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से पूछा अंडर आर्टिकल 143, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी प्रेसिडेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछा। आर्टिकल 143 जाके चेक कीजिए एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है कि मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन क्या है। यानी क्वेश्चन था कि कंसल्टेशन जो वर्ड है, इट रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस इन फॉर्मिंग द सीजीआई ओपिनियन, और वेदर एक अकेले सीजीआई का ओपिनियन मैटर करेगा। क्या है भाई कंसल्टेशन का मतलब? है कंसल्टेशन चलो आपकी चलेगी, मैंने मान लिया, लेकिन आप भी थे और साथ में आपके 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी तो हैं, तो चलेगी किसकी? उस कोलोजियम में ही अगर मान लो सीजीआई बोलता है भैया ये होना चाहिए और बाकी सब बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो चलेगी किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 9 गाइडलाइंस बोली दिस, और वो कोलोजियम का पार्ट बन गई। तो रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय सीजीआई एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। 2 की जगह पहले 2 थे, अब 4 हो गए, और उसके बाद साथ में बोल दिया कि इफ उन 2 में से भी अगर 2 जजेस भी अगर एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो सीजीआई को वो नाम रिकमेंड नहीं करना चाहिए। अब दुनिया कहती है, जनता कहती है, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई मेमोरेंडम ही नहीं है, कोई ऑफिशियल मीटिंग से नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे अजीब सिस्टम है। क्या सिस्टम है ये? बट देन इट हैज वर्कड एंड इट इज हैविंग ए ग्रेट फेथ among the masses, and masses are also having great faith in Indian judiciary. अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात की थी कैसे क्वांटम फिजिक्स की हमने बात की थी, उससे पहले हमने नियंडरथल की बात की थी। दोनों बातें जो है आपकी फिजिक्स मतलब नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई थी। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की, जिसमें बात की गई है क्लिक केमिस्ट्री। तो क्लिक वर्ड का यहाँ मैं आपसे पहले ही बता दूं, क्लिक का मतलब ये हुआ कि जैसे एक एरोप्लेन के अंदर या सीट बेल्ट आप लगाते हैं, या इवन आप जो है कार में भी जब आप बैठते हैं तो सीट बेल्ट क्लिक हो जाती है, उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाती है। तो इसीलिए केमिस्ट्री के ऐसे प्रोसेसेस की बात की गई है जो केमिकल प्रोसेस को सिंपल बना दे, जो केमिकल सब्सटेंसेस के यूसेज से केमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयाँ बनती हैं, वो जो केमिकल्स आपस में इंग्रेडिएंट जुड़ते हैं, उसकी वजह से जो वेस्टेज होती है लाखों टन्स की, वो मिनिमाइज की जा सके, ये है क्लिक केमिस्ट्री। केमिकल वेस्ट कम हो जाए, यानी रिएक्शन एकदम परफेक्ट हो, जो चीज जिससे चाहिए वैसे हो जाए, जैसे नेचर में होता है। नेचर जैसे परफेक्टली वर्क करता है, नेचर जैसे एकदम हार्मनी में वर्क करता है, नेचर जो है एकदम इफेक्टिवली सस्टेनेबल तरीके से वर्क करता है, नेचर जो है मिनिमम कॉस्ट के साथ वर्क करता है, ऐसा ही अगर केमिस्ट्री में हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे नेचर में नेचुरली अकर होते हैं जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हैं और जिससे जो है डिजायरेबल मॉलिक्यूल बन सकता है, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसलिए हमें पहले वो एंजाइम पता लगने चाहिए, डिजायर मॉलिक्यूल पता लगना चाहिए, तभी जो है कॉस्ट और वेस्टेज कम हो जाएगी। सो दैट इज हाउ कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मैल्डल एंड के बैरी शार्पलेस, ये तीनों जो सर एंड मैडम्स हैं, इन्होंने ये इस पे काम किया, दैट इज वाई दे हैव बीन अवॉर्डेड द प्राइज। ये माउस क्लिक नहीं, जैसा मैंने बोला, क्लिक का मतलब यहाँ पर केमिकल उससे वो है। सो इजी टू रिएक्ट एफिशिएंटली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। सिंपल अप्रोच की बात अगर हम करें तो क्लिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं। सिंथेसिस की बात हो रही है, ये बात ये नहीं हो रही कि कोई प्रोजेक्ट सारे के सारे उसके ऊपर है। तो 40 ईयर्स से ऐसा पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट देन इट हैज टेकन टाइम्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। तो क्लिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और ऑब्वियसली हमारी लाइफ को भी रिवोल्यूशनाइज कर देंगे। दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन द नोबेल प्राइज। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी बात की थी जनरल स्टडीज पेपर 2 में और पॉलिटिकल साइंस आईआर के पीएसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि हाउस पैनल्स होते क्या, उनके लीडर्स होते क्या और उनका रोल क्या है लॉ मेकिंग में, ये हमने पहले भी बात की थी। लेकिन हम डिटेल में अगर बात करें तो ये अपने आप में एक टॉपिक पूरा कवर हो जाता है कि पार्लियामेंट्री में जो कमिटीज होती हैं आखिर वो करती क्या है, ये क्यों है वो। सो लेजिस्लेटिव बिजनेस, यानी लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है। एक बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में, लेकिन प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बिल इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन प्रोसेस ऐसा नहीं कि आपने बिल इंट्रोड्यूस किया, ठप्पा लगाया, बिल हो गया। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स और पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिटेड है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स भी होते हैं, डिस्कशन भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, भिड़ाई भी होती है। तो इतना समय नहीं है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसके बीच ही हो जाएगा। इसीलिए हाउस की कमेटीज बनाई गई ताकि कमेटी जो है हर चीज को एकदम क्रूशली देख सके, हर चीज को एकदम डेलिब्रेशन के साथ देख सके, और साथ में मेंबर जो है खुल के बात कर सकें, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी कहना चाहिए मुझे, बिना किसी डर के और बिना किसी संशय के। सो दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज का ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम आर्टिकल 105 जो कि बात करती है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और आर्टिकल 118
जो पावर देती है पार्लियामेंट को रूल बनाने के लिए टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 180। अथॉरिटी दे रहा है वो रूल रेगुलेट करने के प्रोसीजर के लिए, उससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे हाउस पैनल्स होते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है बहुत सारी अलग अलग हैं, जैसे फाइनेंशियल कमिटीज हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज हैं, अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं ना, एडॉक कमिटीज हैं। इसको रट लो। अब फाइनेंशियल कमिटीज में क्या आएगा, एस्टिमेट कमेटी आएगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आएगी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आएगा, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी कमिटीज 1950 में बनी। डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज कितनी है, 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज हैं, और वो 1993 में आई, व्हेन द शिवराज पाटिल सर वाज लोकसभा स्पीकर, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम आल्सो एटलीस्ट 2-3 times. Not when he was the Lok Sabha speaker, obviously. I have met him post 2005 onwards. So the aim क्या है, एम ये है कि ये कमिटीज बनने से पार्लियामेंट की स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, पार्लियामेंट का रोल बढ़ जाएगा, और एग्जामिन कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो आना चाहिए उसमें कोई कमी तो नहीं है। सो नंबर ऑफ कमिटीज समय के साथ बढ़ा दी गई। अब जब लोकसभा की संख्या बढ़ जाएगी तो मेरे हिसाब से कमिटीज भी और के नंबर भी और बढ़ जाने चाहिए। ईच ऑफ दिस कमिटीज है 31 मेंबर्स, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। एडहॉक कमिटीज, एडहॉक यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो एग्जिस्ट होना बंद हो जाती है जब काम खत्म। लेकिन जेपीसी भी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों मिलकर करेंगे। जेपीसी पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस के लागू होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको सब पता होना चाहिए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद आज तक कौन कौन सी जेपीसी बैठी और कब बैठी और किसके साथ बैठी, क्या हुआ, ये इसका लिस्ट बना लो, गूगल कर लो, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब बिल जो है वो पॉइंट ये है कि भाई कौन कौन, पॉइंट ये है कि कौन कौन जो है, आप लगा लीजिए कि किस हिसाब से कमेटी के मेंबर बनेंगे, ये कमेटी में डिस्कशन जो होगा वो कैसे होगा, या कौन उसका हेड होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपका साइज क्या है, साइज ऑफ द पार्टी इन द हाउस, ये मैटर करता है। दिस इज नॉट एनीवेयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिनोमेना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पर्पसफुल डिस्कशन विच इज फॉलोड। क्योंकि पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है वो तो 100 सिटिंग के आसपास होती हैं। कमेटी में कितनी भी सिटिंग हो सकती है, चेयरमैन कितनी बार ही बुला लेगा, किसी को भी बुला लेगा, जैसा मैंने आपसे कहा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक कोट कहा था जो आप नोट कर लीजिए, और वैसे भी अगर आपको यूज करना है तो आप प्लीज यूज कीजिए, एसए में भी एथिक्स में भी। कांग्रेस इन सेशन इज द कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन, while Congress in its committees rooms is a Congress at work। तो ऐसे ही पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट इन सेशन इज अ पार्लियामेंट ऑन पब्लिक एग्जीबिशन। जनता को दिखाना है, पूरा देश सुन रहा है, पता है किससे क्या बुलवाना है, क्या बोलना है। जबकि पार्लियामेंट इन इट्स कमिटी रूम्स इज एक्चुअली पार्लियामेंट एट वर्क, ये पार्लियामेंट के लिए भी बहुत ट्रू है। तो इसीलिए कमिटीज जो है कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, जो 16 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज हैं, जैसा कि हमने कहा कि लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की हैं। हर कमेटी में दोनों जो है मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, और पैनल जो है हेड करते हैं रिस्पेक्टिव हाउसेस के मेंबर्स ही हेड करेंगे। और लोकसभा पैनल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, कोल, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेबर, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे जो है बहुत सारे पैनल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग कमिटीज भी होती हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, प्रिविलेजेस कमेटी हो गई। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यानी लोकसभा स्पीकर हो गए या राज्यसभा के जो चेयरमैन हो गए, दे आर द वन हु आर गोइंग टू नॉमिनेट मेंबर्स टू दीज पैनल्स। लेकिन मिनिस्टर नहीं है एलिजिबल, ना इलेक्शन के लिए ना नॉमिनेशन के लिए। फाइनेंशियल कमिटीज में नहीं हो सकते मिनिस्टर्स, और सर्टेन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज में वो नहीं हो सकते। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज हैविंग द डिस्क्रिप्शन कि कोई मैटर कमेटी को रेफर किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन ये पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ ही किया जाता है। इसीलिए अपॉइंटमेंट भी जो है वो कंसल्टेशन के साथ ही होता है। तो कन्वेंशन है कि पीएसी यानी कि पीएसी जो कमेटी है आपकी, उसके लिए जो चेयरमैन होना चाहिए वो जो है जनरली आपका अपोजिशन से ही होता है। इट गोज बाय द अपोजिशन। यू नो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हम बात करें उसका चेयरमैन जो है कांग्रेस के साथ है अभी, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टीज के साथ है, लेकिन पैटर्न जो है चेंज भी हो सकता है, जैसा भी रिसेंटली हमने देखा। अब जो पैनल के हेड होते हैं उनका रोल क्या है, दे आर गोइंग टू क्रिएट एनी एजेंडा, वो एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, हु शुड बी समन, क्योंकि वो जिसको सम्मन कर रहे हैं उसे हाई कोर्ट की तरह होता है। इट इज इक्वल टू हाई कोर्ट के सम्मन की तरह होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी इज इक्वल टू द समन्स फ्रॉम ए कोर्ट, और अगर कोई नहीं आएगा तो उसको रीजन देना पड़ेगा। और चेयरमैन जो है उसका सपोर्ट होना चाहिए बाकी मेंबर्स का भी, सम्मन सम्मन करने के लिए विटनेस को। तो इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का 1 साल का टेन्योर होता है पैनल्स पे, और कंपोजिशन ऑफ जो कमेटी होता है मोर और लेस सेम रहता है,
वेरियस पार्टीज का, उसी पार्टी का कोई लीडर रिटायर हुआ, दूसरा लीडर आ गया, तो ऐसा करके होता है। तो रिकमेंडेशन की जहाँ तक मैंने बात की, उनका कोई बाइंडिंग नहीं है, दे आर एडवाइजरी नेचर, सिग्निफिकेंट होता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता का प्रेशर ज़्यादा है तो कुछ हो भी सकता है। जेपीसी का जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। दिस इज व्हाट वी वांट टू से इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो इतना नोट बहुत है अपने आप में, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आएगा भी। अगर मैं 2 लाइन की बात करूं, अग्निपथ को सक्सेसफुल बनाना, जो नए हमारे सीडीएस हैं, जो सीडीएस अनिल सर, अनिल जनरल अनिल चौहान सर जो हैं, उनका रोल है, और उनको चाहिए कि कैपेसिटी को डेवलप करें। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट का जो रिलेशन है उसको ढंग से लिंक कराएं, और साथ में जो है इस तरीके से अग्निपथ स्कीम को आगे बढ़ाएं कि इट इज़ गोइंग टू मेक श्योर जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं हमारे आर्मी के, और जो स्टेबिलिटी चाहिए उसको वो लेके जाएं। इन सिंपल वर्ड्स दैट इज व्हाट वी कैन से। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी अभी हमने चर्चा की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला, एक प्रोफॉर्मा बनाया और बोला भाई अगर आपको फ्री में कुछ बांटना है, फ्री में कुछ करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आपको ये प्रोफॉर्मा भर के देना पड़ेगा। तो ये उसका क्रिटिकल अप्रोच हुआ। जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, जो समझा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज अ क्रिटिकल अप्रोच टू इट। तो यहाँ पे पी वैद्यनाथन अय्यर जो है, इट्स अ वंडरफुल जेंटलमैन, ही रोट्स वेरी वेल एंड ऑल्सो ही स्पीक्स वेरी वेल इन ए क्रिटिकल मैनर। मैंने इनके बहुत सारे सेमिनार्स इंडियन एक्सप्रेस के सुने हैं, और इंडियन एक्सप्रेस अड्डा सीरीज को भी मैंने बहुत बार ज्वाइन किया, तो आई नो दैट व्हाट ही इज आस्किंग और व्हाट ही इज स्पीकिंग। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टी का, क्या वो आईपीओ है, क्या ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है क्या, जैसे आप सेबी के साथ करते हो? क्या वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम कर रहा है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने ये बात बोली तो आप जो है पॉलिटिक्स में घुस ही नहीं सकते? क्या बैरियर है क्या? या फिर इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहा है कि भाई मैनिफेस्टो जो है वो एक इकोनॉमिक एजेंडा है? आखिर इलेक्शन कमीशन कहना क्या चाह रहा है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरह हो गया क्या वो? इलेक्शन कमीशन मार्केट रेगुलेटर क्यों बनना चाहता है? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है ये क्वांटिफाई करने में, ये बताने में कि भाई फंडिंग जो है, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, उसका रोल उसका कहाँ से आ गया? वो काम तो बजट का है, वो काम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो काम एफआरएमबी का है। इनका रोल कहाँ से आ गया? अगर ऐसा होगा तो विजन डॉक्यूमेंट जो है फिर तो वो स्क्रूटनी करने लग जाएगा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। जनता पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि जनता क्या चाहती है? क्या बिजली देना या स्कूल का सरकारी स्कूल होना या ये सब चीज़ें देने से ही सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी? वेलफेयरिज्म जो है वो इससे फिनिश हो जाएगा क्या? अगर इरेशनल भी हैं फ्री बीज तो जनता डिसाइड करेगी ना। अगर आप बीपीएल फैमिलीज के लिए कुछ कर रहे हो या अगर आप बाकी कोई स्कीम लेके आ रहे हो, देन पीपल विल डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर देम। सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए? तो ये डिबेट आज इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, तो कल को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीएजी और उसके बाद जो है नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन सभी आ जाएंगे। नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन तो दे आर ऑल्सो नॉट बैक बाई लॉ इन दैट सेंस। so that is why पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के लिए या किसी बात के लिए अगर कोई बात कहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसने तो कोई गाइडलाइन इशू नहीं की। अगर सबसे पहले वो गाइडलाइन इशू करती ना फ्रीबीज के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर खुद ही इतना अटैक आ जाएगा, तो फिर कहने का मतलब है कि आरबीआई, सीएजी, नीति आयोग ये तो कर ही रहे हैं, तब से कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं स्टेट को, सेंटर को थोड़ा बहुत। आरबीआई तो स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर रिपोर्ट भी लेके आया, मार्केट बोरोइंग्स भी उनकी बात की, और सीएजी ने भी ऑडिट किया और उसने कमियां बताई। नीति आयोग तो स्टेट्स के साथ वर्क करता ही करता है मैक्रो पॉलिसीज के लिए। तो फिर बात यह है कि फाइनेंस कमीशन भी डिसाइड करता है डिवोल्यूशन के ऊपर कि भाई कितना आपको पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। एफआरएमबी मैंने आपको कहा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है ही है। तो फिर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल कहाँ से आ जाता है? इतना क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद किस आर्टिकल के तहत वो ये बोल रहा है? कहाँ से एक्सपेंडिचर आएगा, कहाँ से नहीं होगा, वोटर डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल कहता है, कल को फिर ये भी हो जाएगा कि भैया वोटर जो है, वोटर को आप ये भी बताओगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो, जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उसको रेटिंग कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसको वो तो बना ही रहे हो, आईपीओ बना रहे हो, तो आप रेटिंग भी देना फिर ए प्लस, बी प्लस। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को इस
झंझट में क्यों डालना चाहता है, दैट इज द आर्टिकल आस्किंग। वेदर इट इज द रियली रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क, जो हमने पहले भी बात की थी। अभी हमने जो बात की यही यहाँ पर पॉलिटिकल प्लंज नाम का जो आर्टिकल है वो यही बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 में सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये नहीं बोला गया कि वो अंदर मैनिफेस्टो में क्या हो रहा है। एक क्रेडिबल है और इलेक्टेड और अनइलेक्टेड पावर्स के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो मेंटेन किया है उसको क्यों ब्रेक करना चाहते हो? हाई स्टैंडर्ड जो आपने मेंटेन किया, व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक इट? लेजिटिमेट रिजर्वेशन हो सकते हैं लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट को है एंड पॉलिटिकल पार्टी देन पार्लियामेंट विल लुक इनटू इट। लेकिन ये पॉलिटिकल कॉल इलेक्शन कमीशन को लेने की आवश्यकता क्या है? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज आस्किंग अबाउट। सो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ हाथ वापस ले लेने चाहिए, उसको इनका कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम दो दो सेकंड की बात करें इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2 ओनली, दैट एनी regional party can become a national party by obviously winning electoral politics, but then एक political party अगर नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसका जो डोमेन है वो भी उतना ही ब्रॉड होना चाहिए। एक पॉपुलिस्ट चीफ मिनिस्टर अचानक से नेशनल लेवल का लीडर बनकर नेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। इससे वो अपनी हार्ड अर्न्ड जो लोकल इमेज है उसको भी खोने का डर रहता है। फेडरल पॉलिटिक्स का ये एक एलिमेंट है। सो अगर मैं कहूं एक फिजिसिस्ट इज जस्ट एन एटम्स वे ऑफ लुकिंग एट इटसेल्फ, देखिए कितना खूबसूरत कोट है। एक फिजिसिस्ट के लिए फिजिसिस्ट इज जस्ट एन एटम्स वे ऑफ लुकिंग एट इटसेल्फ। एक भौतिकी वैज्ञानिक के लिए जो है एटम क्या होता है, वो खुद की तरफ देखने का एक नजरिया है। इट्स अ वंडरफुल कोट बाय नील बोर, यू कैन नोट इट डाउन। टेकिंग अप द मॉडल आईएएस इनिशिएटिव स्केल्स अप स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि एक आईएएस हैं जितेंद्र डूडी, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आईएएस ऑफिसर, उन्होंने जो है सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुहिम चलाई, लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें जो है तीसरी से लेके 8वीं तक के बच्चों का क्या उनका शिक्षण है, क्या उनका लेवल है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसको उन्होंने टैकल करने की कोशिश की, जहाँ पे क्लास 1 से क्लास 8 तक रिपोर्ट कार्ड बनाया हर स्टूडेंट का और इंटरवेंशन भी दिए। इसमें उन्होंने मदर्स का भी सपोर्ट लिया, प्रथम फाउंडेशन का भी सपोर्ट लिया और बाकी सिविल सोसाइटी का भी सपोर्ट लिया। टीचर्स जो है पहले स्कूल टीचर्स ने उन्हें स्कूल बनाया, उनकी बुकलेट दी, वर्कशीट्स दी, मटेरियल दिया और जो है ग्रुप बनाया चिल्ड्रन का, और उसके बाद जो है 5-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया और फिर स्टूडेंट्स को क्या असली में सीखा है वो प्रोग्राम चलाया और साथ में रेडियो प्रोग्राम भी चलाया, जो कि हफ्ते में 3 बार ब्रॉडकास्ट हुआ। हम भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो हम रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। जैसा हमने थोड़े दिनों पहले सोलापुर मॉडल बोला था, ये भी आपका सांगली मॉडल हो गया। आप ऐसे मॉडल्स लिखते रहिए 2-2 लाइनों में, जरूरत पड़ने पे अगर आपकी बुद्धि सही जगह चलेगी तो आप यूज कर पाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, हैप्पी रहोगे और काम होगा। नहीं तो भाई जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुल्लू के दशहरे को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया देवभूमि में, और वहां पर उन्होंने जो है कह सकते हो आपकी आगाज किया, विजयदशमी वाले दिन उन्होंने आगाज किया फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रेंड्स का, आइडियाज का हिमाचल के लिए और मे बी 2024 इलेक्शंस के लिए भी। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट key areas, key elements, they are very important. You must make important notes and you must note down PT facts. For example, किकैक डांस एक बालिनीज हिंदू डांस है, म्यूजिक ड्रामा है रामायण के ऊपर, ट्रेडिशनली टेम्पल्स में होता है। तो ओम बिरला जब बाली पहुंचे, इंडोनेशिया पहुंचे, तो उन्हें जो है उन्होंने किकैक डांस को वॉच किया। दिस इज वन PT फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू। एंड moving further to another newspaper right now so that we can take up the key areas, if not something on the front page. Yes, definitely we are moving further to the next level. Coming to economics, 5G भारत में लागू होने जा रहा है, लागू हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट बताऊंगा कि अगर वो लागू हो जाए
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस रेगुलेशन में हो जाएं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। परमिट दीजिए ऑथराइज ऑपरेटर्स को टू यूज़ वाइड बैंडविथ यूज़ ऑफ 5 बैंड 60 GHz एंड ई बैंड 70-80 GHz फॉर मल्टी गीगाबिट ट्रांसपोर्ट विद ऑपरेटर्स पेइंग फॉर एक्चुअल यूसेज। यानी कि हमारे लिए सिंपल भाषा में हुआ कि आप ऑथराइज कीजिए जियो को, एयरटेल को, कि जो वो यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रम का, जो उतना एक्चुअल यूसेज के हिसाब से उनको परमिट देकर आप जो है उनसे उतना ही चार्ज कीजिए। सेकेंडली, परमिट वाईफाई का दीजिए 6 गीगाहर्ट्ज और 60 गीगाहर्ट्ज बैंड में एंड यूजर एक्सेस के लिए, यानी अंत में जो यूज करने जा रहा है जैसे वो यूज हो रहा है उसके हिसाब से दीजिए। यूएस रेगुलेशंस आप यूज कीजिए इन बैंड्स में इंडिया की नीड के हिसाब से। दूसरी बात, इन चेंजेस को आप जल्दी लेके आइए, स्पीडी क्लियरेंस कीजिए और डिले नहीं होना चाहिए, यानी ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं होनी चाहिए। और हाई स्पीड वायरलेस हमें चाहिए 5 बैंड में और ई बैंड में, और वाइड बैंडविड्थ चाहिए हमें मल्टी गीगाबिट ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स जितना यूज करें उसी के हिसाब से वो पे करें। सो दिस आर सम, सुनने में ये कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये जब आप कोई आंसर लिखते हैं और आप ये 2 लाइनें 3 लाइनें लेके आएंगे तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस without being complicated. Similarly, going for the next news item, इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल वी आर चौधरी साहब ने कहा कि उनकी फोर्स यानी एयरफोर्स इज नॉट अपोज टू एनी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटरनल सिक्योरिटी और जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है ये, इंटीग्रेशन एंड थिएटराइजेशन, यानी कि जो थिएटर वॉर भारत बनाने की बात करता है कि हम एक पूरा थिएटर बनाएंगे। थिएटर का अर्थ है हम सारी फोर्सेस को इंटीग्रेट करके हम कमांड सिस्टम बना देंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि न्यू मिलिट्री आर्किटेक्चर जो आप बना रहे हो, प्लीज ध्यान रखिए हर सर्विस की एक डॉक्ट्रिन होती है, और जो इंडियन एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए नए सिस्टम में। तो क्या है वो डॉक्ट्रिन? इंडियन एयरफोर्स को लॉजिकल रिजर्वेशन है अपने एसेट्स को डिवाइड करने के लिए आर्मी और नेवी के साथ, क्योंकि उनके पास 42 स्क्वाड्रन है। इंडियन एयरफोर्स के बाद स्क्वाड्रन होता है, स्क्वाड्रंस अंबाला कैंट या फिर तेजपुर या बाकी आप इंडिया के जो की जोन्स की एरिया था सब जगह स्क्वाड्रंस होंगे। स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन वो स्क्वाड्रंस कभी भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूव नहीं हुए हैं। बस वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो उन्होंने बोला, और इस तरीके से स्क्वाड्रन चलते आ रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स वरिड है कि नए स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि नए जो मतलब जो उनका प्रेजेंट कमांड स्ट्रक्चर है उसमें 7 कमांडर इन चीफ हैं। 7 कमांडर इन चीफ जो एयर मार्शल रैंक के हैं, उनके पास बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारा उनके पास कमांड सिस्टम है, लेकिन लेकिन ऑफिसर कार्डर स्ट्रेंथ सेम होने के बावजूद नेवी के पास कम है, नेवी के पास कम कमांड है, और आर्मी के पास भी डिफरेंट है। जबकि आर्मी के पास तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, आर्मी के पास 10 टाइम साइज है जैसा मैंने कहा, और नेवी के पास सिर्फ तीन ही कमांड है, वेस्ट कमांड, ईस्ट कमांड और साउथ कमांड। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगता है यदि हमारे साथ अगर पूरा इंटीग्रेटेड और डिवीजन हुआ तो हमारा एक ही कमांड रह जाएगा, वन एयर डिफेंस कमांड, जैसे नेवी के पास है मैरी टाइम थिएटर कमांड, उसका मैरी टाइम थिएटर कमांड बनेगा, इनका एयर डिफेंस कमांड बनेगा। आर्मी की 2 कमांड होंगी, वेस्ट कमांड और ईस्ट कमांड। नॉर्दर्न कमांड क्या हो जाएगा, वो तो ट्राई सर्विस कमांड हो जाएगी, जैसे कि अंडमान निकोबार कमांड है वो भी ट्राई सर्विस कमांड है, और वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा, जैसे अंडमान निकोबार जो है ट्राई सर्विस कमांड है, वो ट्राई सर्विस मतलब उसमें आर्मी भी है, नेवी भी है और इंडियन एयरफोर्स भी है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू प्रोसीड विद द क्रिएशन ऑफ मिलिट्री थिएटर कमांड, जब सारी चीजें वो डिस्कस अच्छे से कर ले, ताकि कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इंडियन एयरफोर्स ये भी चाहता है कि आर्म ड्रोन्स की जगह मैन्ड फाइटर्स, यानी कि जो जहाज चला के ले जाए जाए, वो हमें ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कामयाब है, जैसे आयरन ड्रोम और S-400, क्योंकि जो है हमें सीरियस थ्रेट है इन सिस्टम से अभी। जैसे आयरन डोम और ये जो S-400 है, ये लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि जो डॉक्ट्रिन है वो इस तरीके से हो कि नए स्ट्रक्चर्स नए सिस्टम को भी कंट्रोल कर सके, उसको अटैक कर सके, उसको हम जीत सके।
एक इंडिविजुअल फोर्स डॉक्ट्रिन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, नेशनल वॉर डॉक्ट्रिन जो है थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर ऐसा है तो कैसे चलेगा? नेशनल वॉर डॉक्ट्रिन के अंदर ही इंडिविजुअल डॉक्ट्रिन आनी चाहिए, क्योंकि हमारी तीनों फोर्सेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री थिएटर कमांड जब भी काम करती है यूएस में, जब एक ऑफेंसिव सिस्टम आता है, जैसे यूएस का है इंडो पैसिफिक कमांड या फिर सेंट्रल कमांड। इसीलिए वॉर सिनेरियोज को विजुअलाइज किया जाता है कि क्या हो सकता है, और जब थिएटर कमांड को बनाया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले क्या सोचती है कि क्या होना चाहिए? साइबर कमांड, स्पेस कमांड, मिसाइल कमांड, ये पहले होने चाहिए। तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी क्योंकि उतनी पावरफुल है जितनी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को दोनों को इंटीग्रेट होना पड़ेगा मिलिट्री साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि जैसे हमने इसराइल का एंटी टैंक सिस्टम 2018 में लेना चाहा था जल्दी, लेकिन नहीं आ पाया। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन, वो भी नहीं हो पाया। या फिर आप कह लीजिए कि जब जब हमारा लास्ट ईयर पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जब ईस्ट लद्दाख में हमें जब एग्रेशन हुआ, तब हमें अचानक से जो नो AMCA फाइटर जो आपका आ, आ, हमारे पास था ही नहीं, हमें अचानक से प्लान करना पड़ा, और उसके बाद हमें चीज़ों को अचानक से स्क्रैम्बल करना पड़ा। तो ये सिचुएशन बार बार ना आए। मीडियम रेंज, मीडियम जो एयरक्राफ्ट हमारे आप कह सकते हैं कि जो हमारे सामने होनी चाहिए चीज़ें, वो नहीं हो पाई उस टाइम पे। तो इसीलिए ये आर्टिकल कहना चाहता है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखी जाए, चीज़ों को टाइमली किया जाए, ब्यूरोक्रेसी मस्ट प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल रादर देन एनीथिंग एल्स। तभी जो है आपके सारे कमांड जो हैं वो सक्सेसफुल फ्यूचर वॉर डॉक्ट्रिन को ला पाएंगे, वरना भारत की कोई ऐसी वॉर डॉक्ट्रिन नहीं है। तो चीतों पर खबर चल रही है, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी चीतों की जानकारी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। मूविंग फर्दर, अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके एसए और एथिक्स के पर्पज से कि मोदी और जेलेंस्की साहब की जो बात हुई वो क्या है। तो अभी के हिसाब से हम बात करते हैं कि इंडिया हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एक्सक्यूजिंग रशिया कि भाई माफ किया तेरे को, वो तो इंडिया ने पोजीशन नहीं ली है। इंडिया ने एक लाइन बोली, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, और वो पूरे विश्व में उसकी आवाज गई। लेकिन इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी थी यूक्रेन को, उसको किसी ने ना पूछा। रशिया ने एनेक्स कर लिया डोनेत्स्क को, लुहांस्क को और खारसोन को और ज़ैपोरिज़िया, जो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो मोदी जी ने जेलेंस्की से बात की, तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। मोदी जी ने बोला बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर की बात आई, ये अब बात है कि इंडिया वांट्स दैट यूक्रेन का एक चांस है इस लड़ाई में सक्सेसफुल होने का, रशिया को पीछे पलटने का। लेकिन रशिया को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं किया जा सकता, उसके टेरिफाइंग ग्लोबल आउटकम है। लेकिन लड़ाई रोकनी है, किंतु कैसे? तो इंडिया ने सबसे पहली बात बोला, पहली बार कि वी विल कंट्रीब्यूट टू पीस एफर्ट्स। भारत लड़ाई नहीं रोक पाएगा। दूसरा, इंडिया जो है वो इसको न्यूक्लियर वॉर बनाने से रोकने में मदद कर सकता है, यही इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू निगोशिएट विद रशिया इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए पुतिन ने जब कंप्लेन की थी कि रशिया बात करना चाहता है लेकिन यूक्रेन बात ही नहीं करना चाहता, तो इसीलिए रशिया तो सफर कर लेगा, सदियों तक वहां ऐसा माइंडसेट भी रहा है। लेकिन अब जो है वो रशिया नहीं है, क्योंकि इस बार जब इन्वेजन हुआ है तो इससे पूरे के पूरे वर्ल्ड ने अपने आप को एक जगह इकट्ठा पाया। इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच हुआ है, सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी ब्रीच हुआ है, और वेस्टर्न सैंक्शंस और 3 क्राइसिस, 3F, फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर की बात पूरे विश्व में हो रही है। कोरोना तो अपने ऊपर से था ही। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ चले गए हैं, इसीलिए ऐसा पहले विश्व में कभी नहीं हुआ। तो इन्फ्लेशन क्या कम जाएगा? हो सकता है चला जाए, लेकिन ग्लोबल रिसेशन भी होगा, और इससे जो है बिजनेस और मार्केट्स अपने आप डाउन जाएंगे। यूरोप इज हेडिंग टुवर्ड्स एनर्जी स्टार्व्ड विंटर, और उसके बाद देखिएगा ऐसी विंटर पिछले 30-40 सालों में यूरोप ने देखी नहीं होगी।
और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर ने कहा कि ऑयल प्राइसेस आर ब्रेकिंग आवर बैक्स, हमें भैया सस्ता ऑयल चाहिए। यूएस कह रहा है कि भाई रशियन ऑयल प्राइसेस हम हमें जो है उसको रोको कहीं भी जाने से, तो इसीलिए कैप तो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, लीकेज तो होंगे ही होंगे। बहुत सारे रशियन ऑयल टैंकर हिडन मैरीटाइम रूट यूज करेंगे ग्रीस से, और जो है यूरोपियन डेस्टिनेशन में जाएंगे भी, जैसे अभी जा रहे थे। और इंडिया और चाइना जैसे भी एग्री नहीं करने वाले हैं, वो भी ऑयल लेंगे ही लेंगे। लेकिन रशिया को कंसर्न होना चाहिए क्योंकि उसका ऑयल एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, और इंडिया ने जो है अभी जो स्टैंड लिया उसके बाद से जो है इंडिया अपने आप को एक बैलेंस अप्रोच से लेके चल रहा है, ना कि किसी हवा में। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। इसीलिए अगर मैं आपको कोट बोलूं तो डोंट कंफ्यूज विजिबिलिटी विद क्रेडिबिलिटी। किसी भी विजिबिलिटी को क्रेडिबिलिटी मत समझिए। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट पढ़ने से ये नहीं हो जाता कि आप अचानक से टॉपर हो जाओगे। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा हार्वे मैकेजी ने कहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सी नेक्स्ट आइटम। तो इंडिया का पहला 4.2 मेगावाट विंड एनर्जी टरबाइन कहाँ लगा? ब्राजील बेस्ड डब्ल्यूईजी कंपनी ने लगाया। ये लगा आपका वड़ाई विलाई नियर वलियूर, तिरुनेलवेली। गूगल करो, एटलस खोलो, देखो तिरुनेलवेली में ही क्यों लगा। आखिर ऐसी क्या टोपोग्राफी और ज्योग्राफी है कि वहां पर 4.2 मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर सिंगल यूनिट लार्जेस्ट विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल हुई। ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। So that is what you can have a look at it and you can use it as a quote whenever time is required. अब अगर हम बात करें, चर्चा करें एक इम्पॉर्टेंट उसकी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल जब आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नर के पास जब एक बिल आएगा तो गवर्नर को क्या करना चाहिए। आखिर गवर्नर का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं और आप गवर्नर हो, मैं बार बार आपको बिल भेजता हूं और आप कहते हैं पास से हट, मैं तो पीछे उठा के उसको रख लेता हूँ और मैं असेंट देता ही नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नर के असेंट के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो केरला और तमिलनाडु गवर्नर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, जैसे केरला तमिलनाडु गवर्नर ने जो है एनईईटी बिल को एग्जाम्शन के लिए प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया, लेकिन बहुत डिले के बाद। केरला में सिचुएशन और भी क्यूरियस है क्योंकि गवर्नर ने पब्लिकली बोला कि वो जो है लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल को नहीं असेंट देंगे, और केरला यूनिवर्सिटी बिल को भी नहीं देंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या गवर्नर के पास पावर है कि वो ऐसा बोले, ऐसा करे? क्योंकि इससे लेजिस्लेटिव जो प्रोग्राम है या बिजनेस है या लेजिस्लेटिव जो जो अभी हमने जैसे पार्लियामेंट की बात की, वो तो बिल्कुल ही हवा में उड़ जाता है। सो गवर्नर इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to cause uncertainty or not in the matter of assent of bills. Article 200 of the Constitution, power to the governor when a bill reaches to him from the assembly. He or she may give the assent or send it back to the assembly requesting reconsideration of the some provision or the bill. लेकिन अगर असेंबली उसको पास करके विदाउट चेंजेस और विद चेंजेस भेजेगी तो गवर्नर विल हैव टू गिव असेंट। ये प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 200 में है। इसका मतलब बाप कौन हुआ? बाप हुआ लेजिस्लेचर। लेकिन एक ऑप्शन है कि रिजर्व द बिल कैन बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस प्रोविजन इज वेरी क्लियर दैट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली इफ द गवर्नर फॉर्म्स एन ओपिनियन दैट द बिल वुड इंडेंजर द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट। कि ये बिल अगर मैं प्रेसिडेंट को नहीं भेजूंगा, या प्रेसिडेंट को मैं जब भी भेज सकता हूँ, बिल तभी रिजर्व कर सकता हूँ तब वो बिल जो है हाई कोर्ट की पोजीशन को हिला रहा हो। The Constitution does not mention any other type of bill which is to be required to be reserved for the consideration of president by the governor. लेकिन कोर्ट ने बोला है कई बार डिस्क्रिशन है भाई गवर्नर को। फोर्थ ऑप्शन भी है कि आपने एसेंटी विदहोल्ड कर दी, एसेंटी नहीं दी आपने, ना इधर भेजा ना उधर भेजा, आपने पास जेब में रख लिया। लेकिन ये नॉर्मली गवर्नर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन है। इसकी बहुत ही ज्यादा मतलब अनपॉपुलर है ये। तो लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट करता है लोगों की विल को, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को रिफ्लेक्ट करता है लॉ बनाने की। सो गवर्नर जो लोगों की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो ये लगा लो वो लेजिस्लेटिव
असेंबली का पर्पस डिफीट कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का पर्पस डिफीट कर रहे हैं, और इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें गवर्नर जो है बिल को अपनी जेब में रख सकता है। तो इसीलिए गवर्नर को कभी कभार ये पावर यूज करनी चाहिए आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्शन। गवर्नर है, बाप नहीं है, माँ नहीं है। आजकल तो माँ बाप की नहीं सुनते, तो गवर्नर कैसे कर रहा है। तो इसीलिए यूके में देखें हम, यूके में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, रॉयल एसेंट वहां पर बहुत नेसेसरी है किसी बिल के लिए। पार्लियामेंट का बिल लॉ बनने के लिए क्राउन हैज द पावर टू विदहोल्ड द एसेंट, लेकिन क्राउन विदहोल्ड करता ही नहीं। सो नो पावर ऑफ वीटो इज यूज बाय द क्राउन इन इंग्लैंड। और रिफ्यूजल जो रॉयल एसेंट की है वो इसी बात पे है कि कोई भी बिल मोनार्की स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहा है, जब वो कंट्रोवर्शियल बिल होगा और या फिर गड़बड़ होगा तो उसको ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाता है। यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्यूज द एसेंट एंड रिटर्न ए बिल टू द हाउस। लेकिन अगर हाउस उसको दोबारा पास करेगा, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ईच हाउस अगर करके देंगे, तो बिल जो है यूएस में भी नहीं रुक सकता। तो फिर भाई गवर्नर बाबू क्या है यहाँ। तो रिफ्यूजल जो है वो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कहाँ फॉलो किया जा रहा है, वो सिर्फ थोड़ा यूज किया जा रहा है। डंडे की पावर है तो डंडा यूज थोड़ी ना करोगे। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। रिफ्यूजल कर दीजिए एसेंट को, लेकिन उसको रोकना या इधर उधर जो घुमाना फिराना, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि if गवर्नर विद अगर गवर्नर एसेंट को विदहोल्ड करते हैं तो बिल विल गो। इसीलिए सारी एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी और लेजिस्लेचर को दोबारा से पूरा का पूरा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन उठता है जो मैंने पहले बोला कि द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो चैलेंज कर सकती है गवर्नर के रिफ्यूजल को कि भाई मेरा बिल गवर्नर बाबू ने अपनी पॉकेट में रख लिया और उसको मैं लेके कोर्ट पहुंच जाऊं। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोहिबिट करता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जो भी वो करेंगे अपनी टेन्योर में, इनिशिएटिंग जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो जो है वो कंप्लीट इम्यूनिटी है उनको कोर्ट प्रोसीडिंग से। तो यूनिक सिचुएशन में आ गई गवर्नमेंट। तो यानी एक गवर्नर के एक्शन को जब तक चैलेंज नहीं किया जाता जब तक वो पावर में है। लेकिन गवर्नर अगर मान लो कोई एसेंट विदहोल्ड कर रहे हैं तो उनको कारण जरूर बताना पड़ेगा, और कारण अगर मैलेफाइड है या आर्बिट्रेरी है तो फिर जो है वो अपने आप में अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा और फिर वापस से बात बनेगी। ये बात कहाँ पक्की हुई, ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट के राम प्रसाद वर्सेस अदर्स केस के अंदर, जिसमें कोर्ट ने इम्यूनिटी ग्रांट कर दी थी। आर्टिकल बताया था कि आर्टिकल 361 के अंदर इम्यूनिटी तो है, लेकिन वो पावर नहीं ले जाती कोर्ट की कि वो एग्जामिन ना कर सके कि किस बेसिस के ऊपर गवर्नर ने क्या एक्शन लिया है। उसको हम देख सकते हैं, ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड देख सकते हैं। तो कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएगा कि गवर्नर बाबू ऐसे काम करो, लेकिन इनवैलिडेशन ऑफ द रिफ्यूजल टू गिव एसेंट टू ए बिल, कि भाई रिफ्यूजल जो दिया वो वैलिड रीजन था कि इनवैलिड था, उसके ऊपर जो है उसको जवाब देना पड़ेगा, जैसा कि आर्टिकल 200 में बात की गई है। तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 361 दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की है कि गवर्नर के लिए कि भाई वो एसेंट दे, कितने टाइम में दे। इसीलिए ये इलॉजिकल है और ये अपने आप में एंटी लेजिस्लेटिव आइडिया है कि आप उस पर काम ना करें। गवर्नर अगर इंडेफिनेटली उस पर बैठा रहेगा तो इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 200 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो गवर्नर को कोई ना कोई एक्सरसाइज ऑप्शन करना चाहिए जो आर्टिकल में मेंशन है। इसीलिए आर्टिकल में ऑप्शन दिए गए हैं, अथॉरिटीज के सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एक्सरसाइज करो, और ऐसा कुछ मत करो जो ऑप्शन में है ही नहीं। क्योंकि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन ए रीजनेबल मैनर। अनरीजनेबल एक्ट्स आर अनसस्टेनेबल इन लॉ अपने आप में यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है। बोलेंगे एग्जामिन करो और एग्जाम्पल बताओ भाई कैसे।
ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन ए रीजनेबल मैनर। अनरीजनेबल एक्ट करेंगे तो अनसस्टेनेबल होगा लॉ में, इसको आप एग्जामिन करो। तो आर्टिकल 200 इज क्लियर, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन करने चाहिए और उनको एक ना एक ऑप्शन पे एक्ट करना चाहिए। ये हमने जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से हमने इसको डिस्कस किया। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्यूचर के अर्बन डेवलपमेंट की, तो नी जर्क रिएक्शन नहीं चाहिए। जैसा कि हम बात करें कि बेंगलुरु है, दिल्ली है, तो हमें ऐसे प्लान बनाने चाहिए जो कि क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़े हुए हों, पोल्यूशन और फ्लडिंग को लेते हों, नेट ज़ीरो एमिशन की बात करते हों, उनकी क्रेडिबिलिटी हो, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन हो, उसके अंदर जो है इंक्रोचमेंट्स की, ऐसे कोई इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम से काम होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस का यूज़ होना चाहिए, साथ साथ में जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए, तभी जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बना पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये बात हम जनरल स्टडीज पेपर 3 और साथ साथ में हम एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। सो ये हमने देखा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव, अब हम बात करते हैं कि नाविक क्या है। नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जैसे जीपीएस होता है, यूएस का है जीपीएस, तो हमारे सिस्टम में 7 सैटेलाइट हैं, 8वीं अभी ज्वाइन करेगी और ये बन गई मिलके इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको कहते हैं IRNNS। 2018 से ऑपरेशन में है, 7 साल के डिले के बाद लागू हुआ। इंडियन गवर्नमेंट सभी स्मार्टफोन जितने भी इंडिया में सोल्ड हो रहे हैं उनमें नाविक ऐप आएगा लगा हुआ, जैसे गूगल मैप है, और चिपसेट के अंदर लग जाएगा। इससे चिप थोड़ा कॉस्टलियर होगा, लेकिन ऑब्वियसली स्मार्टफोन हैप्पी नहीं है। जीपीएस बेटर है क्योंकि जीपीएस जो है आपको 20 मीटर तक के टारगेट में ले जा सकता है, बात सही है, लेकिन नाविक जो है और प्रिसाइज हो जाएगा, वो आपको 5 मीटर तक के टारगेट में ले जाएगा। तो इंडिविजुअल के लिए तो कोई खास मैटर नहीं करता, लेकिन मिलिट्री के लिए, गाइडेड मिसाइल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीएस ग्लोबल है, नाविक जो है वो इंडियन है, और इंडिया और 500 किलोमीटर के बॉर्डर में, 1500 किलोमीटर के बॉर्डर में कहीं भी हो सकता है। पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। लेकिन इंडिया चाहता है नाविक ग्लोबल बन जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब सैटेलाइट और ज्यादा हो जाएंगे, से मान लो 30 सैटेलाइट। इसलिए नाविक अभी फिलहाल रीजनल है। तो नाविक ज्यादा प्रिसाइज कैसे हो गया? लेकिन क्योंकि नाविक 2 फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहा है, L5 और S बैंड। ये मेगाहर्ट्ज और उसमें जाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। इससे एक्यूरेसी बढ़ गई, रिसीवर्स की एक्यूरेसी बढ़ गई, सैटेलाइट की करेक्टनेस बढ़ गई और एटमॉस्फेरिक एरर भी कम हो गए। इसीलिए इसका जो अप टाइम है वो जीपीएस से बेटर है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पोजिशनिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत बेटर है। सो स्मार्टफोन अगर आपके पास है, उनको डेडलाइन दी भी गई है तो जल्दी होगा, लेकिन डेडलाइन कोई दी नहीं गई, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ASAP, जबकि स्मार्टफोन वाले कहते हैं 2025, क्योंकि वो कह रहे हैं L1 फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे L5 की जगह, तो वो जो है इट वुड बी इजियर एंड चीपर, बिकॉज L1 तो ऑलरेडी यूज हो ही रहा है और वो चिपसेट्स के अंदर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए हमें नाविक चाहिए, जबकि गूगल मैप भी हमारे पास फ्री है, लेकिन जीपीएस चलता है अमेरिकन पे, और अमेरिका के पास हमारा सारा डेटा जा रहा है, और वो इजीली इसको कभी बंद भी कर सकते हैं। 1919 करके वॉर में हुआ था, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूएसए की, भाई डेटा दे दे एनिमी के लोकेशन का, यूएस ने रिफ्यूज कर दिया। जब इंडिया को समझ में आया भाई अपना डेटा होना चाहिए, क्या और कंट्री का अपना डेटा है? तो बिल्कुल, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का ग्लॉसनैस है, चाइना का बीड्यू है, और जापान का QZSS है। तो वी आर द वर्ल्ड लीडर्स एंड वी शुड बी। तो नाविक की तरफ आपका भी ध्यान होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी की अगर हम बात करें, वैल्यू चेन अगर फार्मर्स के केस में नहीं होंगी, एफपीओ का वीडियो आप सरकारी पर भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफपीओ जब तक नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनने वाला। जहां तक हरे चारे की और नॉर्मल चारे की बात है, वो एफपीओ के थ्रू ही होगा। जैसे आपका तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे जो है एफपीओ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, स्टोरेज में, ग्रेडिंग में, प्रोसेसिंग में, पैकिंग में, ब्रांडिंग में। कुछ एफपीओ जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं और सर्विसेज भी देते हैं, रीजनेबल प्राइस के ऊपर देते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। दे डिपेंड ऑन लोकल मार्केट, और फार्मर्स को जो चैलेंजेस आते हैं अवेयरनेस का, और उनके पास
इन एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनको गरीबी भी है, इंडेटेडनेस भी है, इनके में भी एफपीओ बहुत हेल्प करते हैं। तो एफपीओ जो है वो पल्पिंग और जूसिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल हो गया, और कुछ तो और आगे चले जाते हैं, रेडी टू ईट कुक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट सिरल, टोमेटो प्यूरी, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो एफपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में 15,948 एफपीओ रजिस्टर्ड है, जिसमें 92% फार्म बेस्ड है। बाकी 2.4 आप मान लीजिए एक्सक्लूसिव वुमेन के द्वारा रन किए जाते हैं। और एफपीओ जो है वो अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि लेस देन 4% एफपीओ का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। यानी कि वे फॉरवर्ड क्या हुआ, जैसे आपने अमूल बनाया तो मिल्क बेस्ड जैसे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे ही आपको फॉर्मल फाइनेंस में उनको लेके आइए, धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज पे लेके आइए, रिस्क कैपिटल उनको दिखाइए। पोल्ट्री है, उसके बाद जो है आपका कोकोनट है, स्पाइसेस है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आप लेके आइए। फार्मर्स को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को रास्ता दिखाइए, उनको इनकरेज कीजिए कि वो एफपीओ के मेंबर बने, कॉस्ट रिड्यूस करें, इनकम बढ़ाएं, न्यूट्रिशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बढ़ाएं, और एफपीओ भी धीरे धीरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, तभी डबल इनकम होगी फार्मर की, नहीं तो होनी बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, इसलिए हैंड होल्डिंग जरूरी है। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर बेस्ड कि क्लस्टर बनाया और धीरे धीरे उसको आगे बढ़वाया। उसके बाद जो है एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे नवयुग प्रोड्यूसर कंपनी है उत्तर प्रदेश में, वो मैंगोज को डायरेक्ट सप्लाई कर रही थी पेंडेमिक में दिल्ली में, तो इनोवेशन हुआ, एग्रीगेशन हो गया और मिलके कर दिया। ऐसे ही आमला, एग्रीगेशन, मार्केट लिंकेज, एडवाइजरी, ये आप कीवर्ड लिख भी सकते हैं, ये अप्रोच होनी चाहिए, आंसर में कहीं ना कहीं डाल दी। सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए समुन्नति कोलेटरल फ्री फाइनेंस अफोर्डेबल लोन देता है एफपीओ को, और एग्रीगेटिंग फार्मर्स जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाती है, और इसी तरह से हम फार्मर्स की खुशहाली की बात कर सकते हैं। दैट इज फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो फॉर essay. This is what we can say. And finally, going with very, very important, one last element which we must discuss before moving forward is the idea of using data, कि हम डेटा को कैसे यूज करें। हम बात करेंगे डेटा की। आप सारे पॉइंट्स बनाइए, पिछले वीडियोस को रिवाइज कीजिए। ईज माई ट्रिप का डेटा तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हाउ वी कैन लर्न। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो बोलता है कि ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन वी आर गेटिंग मोर। टू व्हीलर्स का है ये पैसेंजर व्हीकल्स का है। 3 ईयर में देखिए चेंज कितना हुआ है, 2 ईयर में चेंज कितना हुआ है, 3 ईयर में चेंज कितना हुआ है। व्हीकल की डिमांड फॉर पर्सनल मोबिलिटी की आप बात देखिए, टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स। गोइंग फर्दर, अगर मैं बात करूं रेन रिपोर्ट की, तो ये है आपकी रेन रिपोर्ट। रेन रिपोर्ट का मतलब है कि भाई कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिस्पाइट हैवी रेन्स, आप देखिए साउथ वेस्ट मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा। जो 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नॉर्मल रेनफॉल हुई, और उत्तर प्रदेश और बिहार आर द एक्सेप्शंस, वहां पर कम हुआ। देखिए डेफिसिएंट, नॉर्मल एंड लार्ज एक्सेस, ये हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार। ये हो गया आपका लार्ज एक्सेस। देखिए आप लद्दाख में लार्ज एक्सेस है, कुछ एरिया में एक्सेस भी है। पूरा का पूरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह एक्सेस है। ये डिपार्चर है। लार्ज एक्सेस आपका लद्दाख में हुआ है, एक्सेस आपका बहुत बड़े एरिया में हुआ है, और डेफिसिएंट देखिए आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में। दिस इज नॉट ए गुड साइन, दिस इज डेफिनेटली नॉट ए गुड साइन। ये एक अपने आप में गलती भी है, गड़बड़ भी है कई तरीके से। तो फार्म को क्या इससे फायदा हुआ, कह सकते हो आप, कुछ तरीके से हुआ, कुछ तरीके से नहीं भी हुआ। डेफिसिट जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें हमें नुकसान हुआ। तो एनुअल एरिया जो खरीफ का है, देखिए 2018-19 में कितना था, 100.8 मिलियन हेक्टेयर, वो बढ़ के सिर्फ 110.3 हेक्टेयर हुआ है। फूड गेन प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन लास्ट 2 सालों से कम हुआ है। दिस इज व्हाट वी कैन टेक। तो इसीलिए क्या हुआ, आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कहा कि भाई मानसून की वजह से डेफिसिट भी हुआ है, खरीफ सोइंग कैचिंग अप हो रही है। और रबी की आउटलुक क्या है, रबी की आउटलुक है कि भाई वो 80% मतलब रिजर्वायर जो हमारे फुल हैं, उसकी वजह से हमें फायदा होगा। तो पोजीशन 44 की फुल है, 44 आपके मतलब 91 से 99% तक हैं। 17 रिजर्वायर आपके 80 से 90%, लेस देन 70% में आपके 25 रिजर्वायर्स आएंगे। तो आपको इस तरह के डेटा को आंसर में लाना पड़ेगा फट से।
जरूरत पड़ते ही मेंस के एग्जामिनेशन में, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें। अन्यथा आप जनरल आंसर लिखते रह जाएंगे और उसकी एग्ज़ाम को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई अगर सेम चीज़ लिखेगा तो नंबर भी फिर सेम आएंगे, और जब तक नंबर सेम आएंगे जब तक सिलेक्शन होगा नहीं। So let's work for success. Wishing you all the best. Thank you very much. Do like, share, and subscribe our channel, and do make your own notes. Without that, there is no way and no shortcut. Thank you very much.